हेलो गाइस। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा। तो आज हम करेंगे फाइनल रिवीजन यानी फाइनल शॉट फॉर जेई मेंस एंड नीट। अब जेई मेंस का पेपर 2 और नीट का पेपर जो एक ही है 17 जून, सॉरी 17 जुलाई को जो उसकी डेट है अभी तक। तो पास में आने वाले हैं, तो मैंने सोचा आपको पूरी फिजिक्स का एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो आज हम मैकेनिक्स 1 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें काइनेमेटिक्स का मोशन इन 1D, काइनेमेटिक्स मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी, इस चीज का आज हम रिवाइज करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है यूजुअली रोज के मुकाबले, क्योंकि सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो आप रेगुलर बस इस सीरीज को देखते रहिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना बिल्कुल से, और सबको बता दो कि यहाँ पे रिवीजन सीरीज शुरू हो चुकी है। तो आज मैकेनिक्स 1 लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स 1 का रिवीजन। और जल्दी से, अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। व्हाट्सएप पे भेज दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप बात करते हो वहाँ पे इसको शेयर कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि सक्सीड मी का एक लिंक है जहाँ पे आपको सारी वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके इस लिंक को एक्सेस कर लो और इसको बुकमार्क करके रख लो, ताकि ये फ्यूचर में कहीं गुम ना हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। यूजर नेम दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। क्यूआर कोड से भी आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये सक्सीड मी के चैनल पे, जो कि टेलीग्राम पे है, वहां पे शेयर होगी। तो आप वहां वहां पे भी क्यूआर से स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, तो आज के टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले, मैंने आपको एक बार बता दिया है, फिर वापस देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स हम 1D वाला करेंगे। उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन, और 1D जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद देखेंगे हम रिलेटिव मोशन। इसमें हम देखेंगे रेन प्रॉब्लम्स, विंड प्रॉब्लम्स, जो भी सारी प्रॉब्लम्स है उसको करने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी। ये जो टॉपिक्स है आपके, मतलब मान लो कि मैकेनिक्स में से मेंस में अप्रोक्स 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है मेंस वाले बच्चों के लिए। और नीट में भी इसका वेटेज जो होता है 30% के आसपास रहता है। तो आपको ये और आने वाला जो लेक्चर है मैकेनिक्स 2, ये बहुत अच्छे से करना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। तो आपको रेक्टिलिनियर मोशन में अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले मोशन होता है ना। मोशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है कांस्टेंट स्पीड और एक है वेरिएबल स्पीड। सबसे पहला है कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड, है ना, स्पीड। और है एक वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड में भी आपके दो तरह के मोशन होते हैं। जब आपका क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी जब आपके ए जो हो वो कांस्टेंट हो, मतलब फिर आपकी कौन कौन सी इक्वेशंस काम आती है? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और सेकंड है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऐसे ही आपकी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली चीजें हम आगे भी देखेंगे वापस। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जब आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, सीधा सीधा हमारा ये बन जाएगा। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में आपको सिंपल सी कैलकुलस लगा के आपको हर चीज सॉल्व करनी है। कैसे करनी है कैलकुलस लगा के? देखो, अगर आपको दिया हुआ हो कि एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट केस हो गया, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको टी के टर्म्स में, तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डी। अब आप क्या करेंगे? ये टी के टर्म्स में, तो डीवी क्या हो जाएगा आपका?
डीवी हो जाएगा आपका ए डी टी। अब इसको आप यहां से इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट एंड फाइंड वी एक्स। और इसी तरह फिर dv, जब आपके पास v आ जाएगा तो dv बाई डी टी, ये क्या होता है x। तो जब आपके पास x आ गया तो आप x लाने के लिए आप क्या करेंगे, x dt और फिर इज इक्वल टू dv। इसको इंटीग्रेट करेंगे और आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, v, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ x। इसी तरह अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v, तब आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एफ एक्स, तो a हो जाएगा एफ वी, है ना। तो a हो जाएगा dv, dv बाय dt इज इक्वल टू एफ ऑफ v। अब आप क्या करें, dv बाय एफ वी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, इंटीग्रेट एंड फाइंड d। ये इसी तरह आपके पास थर्ड कंडीशन होती है, जब आपको दिया हुआ हो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, यानी a आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x। अब जैसा आपको पता है एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स। आप क्या करें, इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, dv बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो dx बाई डी टी ये हो जाएगा आपका v, और dv बाय dx ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। तो आप इसको इंटीग्रेट करें, v dv और एफ एक्स dx, इसको आप इंटीग्रेट करके फाइंड इंटीग्रेट एंड फाइंड फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल वाली चीज है जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, एक्स फाइनल का वेक्टर माइनस एक्स इनिशियल वेक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, एवरेज स्पीड ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही चीज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लिमिट t टेंड्स टू 0 r बाय dt। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इसको चाहें तो हम v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इंस्टेंटेनियस ये होता है dv बाई dx, dv बाई dt, सॉरी ना, dv बाई dt। चलिए, अब बात करते हैं हम ग्राफ्स इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए आपको एक्सेलरेशन जो है उसका ग्राफ देखते हैं, जो कि डिग्री जीरो का होता है।
अब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे 0। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो गया। ऐसे ही अब इसको इंटीग्रेट करने पे यानी पॉजिटिव इंटीग्रेट करने पे इसका ये जो है किसका स्लोप है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब स्लोप, अब वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये इसका जो स्लोप होगा यानी एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो पैराबोला अपवर्ड्स जब आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो ये तीनों ग्राफ है, आप देख सकते हो। अगर पैराबोला मूविंग अपवर्ड्स है इन द एक्स टी कर्व तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं आपके, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है और इस वाले केस में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो यानी डिसलरेट हो रहा है यानी वेलोसिटी कम हो रही है। चलिए अब कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि dy बाई डी एक्स इसको 0 पुट करो, और सेकंड ये होती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स वो अगर नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम की कंडीशन, और अगर पॉजिटिव होता है तो वो क्या होती है, मिनिमा की कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें, ये हम बहुत कॉमन सी बात है, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हो तो ये आपको आ जाता है। चलिए तो अब है हमारी अगली इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हो जाती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमारे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का तो sn का फॉर्मूला हो जाता है a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है। ये कब होता है, जब u इज इक्वल टू 0 हो, और अगर u कुछ होता है तो मतलब इनिशियल 0 ना हो तो u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि जो s होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम। तो ये बात कर ली हम मैंने जब x कोऑर्डिनेट में चल रहा हो, है ना। अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की, जब पार्टिकल अपवर्ड थ्रो होता है या फ्रीली फॉल होता है। तो इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u वो होती है 0, है ना। तो हम बात करते हैं इन y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहली हमारी इक्वेशन हो जाती है वेलोसिटी की, वो सेम होती है लगभग u प्लस ए टी, और ए की जगह हम क्या लिखते हैं अब, जी। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही एक्ट करता है वाई डायरेक्शन में। सेकंड है हमारा एच, हाइट डिस्प्लेस्ड या फिर हाइट कवर्ड। तो ये पार्टिकल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पार्टिकल ने कितनी हाइट कवर की जब उसको u वेलोसिटी से फेंका, और कितने टाइम के लिए फेंका। जब हमको ये सब चीजें पता होती है तो हम सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये हो जाता है आपका थर्ड फॉर्मूला, और ये होता है 2g h के बराबर। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड या हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, तो sn ही लिख देते हैं हम इसको। ये होता है u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है। और इसी तरह जब आपको दिया हुआ हो, जैसे वैसे तो इस केस में वो बनती नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है। पिछले वाले केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन गायब हो और आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे और कवर करते हैं उसके टॉपिक्स। चलिए तो ये कवर कर लिया हमने रेक्टिलिनियर मोशन। अब पढ़ते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो मोशन होता है ये होता है 2 डायमेंशन मोशन। तो हम इसको ट्रीट करते हैं 2 मोशन जो कि 1 डायमेंशन में हो।
जैसे ये एक मोशन होता है हमारा, है ना, ये इसको हम किस में तोड़ देते हैं, यूएक्स और यूवाई। तो हम इन दोनों को अलग ट्रीट करते हैं, एज इन ये जो मोशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, वन डायमेंशन। देखो कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आती है कि यूएक्स और यूवाई को कैसे सॉल्व करना है अलग अलग, तो आपका इस वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने तोड़ा इसको यूएक्स में, और ये हमने डील किया इसको वाई में। अब आपको इस पूरे जो इक्वेशन है इसको दो पार्ट में सॉल्व करना है। यूजुअली यूएक्स में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, और वो रहती है v cos थीटा। हम इसको मानते हैं कि हम इसको कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है ये, तो हम इसको मानते हैं कि ये वैक्यूम में परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। और एक्सेलरेशन की बात करें एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाता है, जीरो। ऐसे ही अगर हम वी यू मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की बात करें, तो ये होती है हमारी वी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे दिस, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वाई में वो होता है माइनस जी। हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो जी डाउनवर्ड है। सिमिलरली इस वाले केस की तरह हम अगर कहीं और से भी अगर प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, तब भी हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी। कौन सी, अगर हमने माना कि इसको कहीं टावर से फेंका है, तो ये पाथ ऐसा फॉलो होगा कुछ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यू एक्स और ये यू है, और जो थीटा है वो यू एक्स और यू वाई के बीच में, ये वाला हमारा थीटा हो जाएगा। और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, यू एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट का स्क्वायर प्लस यू वाई एट पर्टिकुलर पॉइंट का स्क्वायर अपॉन होल रूट, ये आपको दे देगा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब यू एक्स और यू वाई को सॉल्व कैसे करना है, तो यू एक्स को हम जनरली ऐसे लिखते हैं कि यू या वी जो स्पीड होती है वी कॉस थीटा इंटू टी। और यू वाई के लिए हमारे पास इक्वेशंस होती है। तो सबसे पहली इक्वेशन होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड होती है हमारे पास s या फिर h, यानी जो वन डायमेंशन मोशन की तीन इक्वेशन है वो हम यहाँ पे काम लेके ये निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, जो वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी निकालने के लिए यू एक्स और यू वाई का स्क्वायर करके ऐड करके और अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है। तो वी नेट जो आती है हमारी हर पॉइंट पे, वो मैंने अभी आपको बताया, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर दिस। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं। अब इनका डेरिवेशन आपकी जीवन में आप कर सकते हो, अभी आप एग्जाम टाइम में अगर आप याद नहीं कर रखे हैं तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस मैं आपको लिखवा देता हूँ। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है। सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज आर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। थर्ड है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, और वन बाय टू। हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है। चलो, एक फोर्थ होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू जो वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में, है ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, रेंज को नहीं करते, सॉरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों को याद रखने में दिक्कत होती है। सिंपली आप अगर आपको आर यानी रेंज दी हुई है, तो आप सिंपली लिख सकते हो एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। और अगर आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है, आपको थीटा के टर्म्स में कुछ दे रखा है, तो आप एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू म्यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादा कुछ खास है नहीं, अगर आप ये चीज लिखना सीख जाते हो और उसके बाद आप ये वाली चीजें आप निकाल लेते हो तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं रिलेटिव मोशन। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेटिव मोशन। इस चैप्टर में क्या खास बात है कि जो हम 1D मोशन और 2D मोशन में जो बड़े मेथड से सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज मान के जल्दी सॉल्व हो जाता है। वो छोटी सी चीज क्या है, जैसे दो मैन है, मैन ए और मैन बी, और मुझे पता नहीं कि आपको पता है या नहीं, मैन ए और मैन बी। हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये चीज कर रहे होते हैं। अब ये क्या होती है, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और ये होती है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरह ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम जो निकालनी है हमको वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, ये 6 है और ये 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर इसको रोकें तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है ना, वही हम फाइंड कर रहे हैं। मतलब अगर आप ए हैं और आपके सामने बी एक मैन है, वो चल रहा है, तो आप 6 से चल रहे हैं और वो 10 से, तो आपको क्या फील होगा कि वो कितने से जा रहा है, वो जा रहा होगा 4 से आपके रेस्पेक्ट, और वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है 10 से, और आप जा रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 6 से। तो हमको एट लास्ट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो है ना, इसको ए वाले को क्या करना है, हमको हमेशा रेस्ट पे लेके आना है। तो जब भी हम इसको रेस्ट पे लेके आएंगे, तो ये वाला आपका एग्जांपल था कि ये जा रहा है 6 से और ये जा रहा है 10 से। जब हम इसको रेस्ट पे लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पे एक वेलोसिटी देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, और सेम वेलोसिटी किसको देंगे, बी वाले को, ये ए और ये बी। तो हमने इसको 6 पीछे दी और इसको हमने 6 पीछे दी, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी नेट वेलोसिटी हो गई इस केस में 0, और इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी हो गई 4। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 4। हमने किया वही है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हमने क्या किया, 10 माइनस ए, 10 माइनस 6, ठीक है, 10 माइनस 6। अब इसी फॉर्म को हम जब करते हैं तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सेम केस हम किस में करते हैं, एक्सेलरेशन में, जब सामने वाला एक्सेलरेट कर रहा हो 2 से और इधर ए वाला कर रहा हो, जैसे मान लेते हैं ये वाला कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन अगर इसका 2 है और इसका एक्सेलरेशन 1 है, तो हम यही करेंगे, वापस से इसको एक एक्सेलरेशन पीछे देंगे और इसको भी 1 एक्सेलरेशन पीछे देंगे। तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 फॉरवर्ड में, और इसका हो जाएगा नेट, इसका हो जाएगा नेट 0। तो एक्सेलरेशन के केस में भी यही होता है ना। देखो, अगर आपको ये चीज लिखना आ गई है ना, ये चीज क्या है ये आपको समझ में आता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, और जिसको ये चीज समझ नहीं आती है उसको ये टफ लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्रॉसिंग रिवर, यानी जब मैन और रिवर प्रॉब्लम जब आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, अ बोट और अ मैन इन द रिवर ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। यानी इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक तो मैन की स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और एक होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जब हमको शॉर्टेस्ट टाइम में जब हमको रिवर को क्रॉस करना होगा, तब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी, हम बस सीधी डायरेक्शन में मैन को भेज देंगे, और एक ड्रैग और आएगा इससे, ये वाला जो ड्रैग है ये आप निकाल सकते हो, टाइम टू क्रॉस रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर की। तो ड्रैग हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेट स्पीड क्या हो जाएगी मैन की, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का।
ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी अलोंग द रिवर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम की ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं जब हमको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना हो तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे एंगल पे जाएंगे जिसका नेट जो आ रहा होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ, इसको कैसे फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन टू क्रॉस द रिवर है ना, उसको पहले निकाल लेते हैं। और फिर हम इस वाला जो, ये जैसे ये रिवर की विड्थ है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है और इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम इस वाले एंगल पे भेजते हैं। ठीक है, ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है ये एंगल निकालना। हम इसको क्या कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ, या फिर साइन थीटा हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से हम आ जाते हैं हमारा आंसर। नेट स्पीड जो है वही हो जाती है पिछले केस वाली, बस यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाता है। और वेलोसिटी टू द परपेंडिकुलर रिवर आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द रिवर ये होती है। हम जो मैन है वो 90 डिग्री पे हम क्रॉस करवाना चाहते हैं, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज डी अपॉन वी बाय, यानी ये वाली जो वेलोसिटी है यहाँ पे जो नेट आएगी वो वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है टाइम। ठीक है, and the velocity is of x is zero, therefore in this condition drift should be zero। तो हमको चाहते ही ये थे कि हम जो शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचा है, तो ड्रैग जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। साइन आपको जैसे मैंने बताया, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते। तो इस चैप्टर में मोटा मोटा इतना ही है। अब जो है इसमें रेन रेन प्रॉब्लम्स है, तो रेन प्रॉब्लम्स में भी हम यही करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन दी हुई होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई होती है, तो उससे हम थीटा निकालते हैं और उसी से हम सॉल्व करते हैं। इस पे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने अलग से एक सीरीज बना रखी है जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। अगर अब अगला बात करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है पूरी फिजिक्स का बेसिक है पूरा, के फोर्स का वेक्टर कैसे बनता है, फोर्स का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसे बनते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसे बिहेव करता है, तो वो हम सब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आइए उसको देखते हैं। सो पे अब हमारा नया चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम बात करते हैं सारे फोर्सेस की, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली चीज हम क्या डिराइव कर सकते हैं, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए। मतलब फोर्स जो होते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये है फोर्स, एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ एक्स जो है ये होता है डी ऑफ पी एक्स बाय डी टी, यानी पी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से एफ वाई ये होता है डी ऑफ पी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए mass into acceleration in y direction. Similarly, f in z direction d of pz upon dt is equal to m into a in z direction. थर्ड टॉपिक है हमारा वेइंग मशीन।
तो वेइंग मशीन क्या करती है? मशीन वेइंग मशीन आपको वेट नहीं बताती है। MACHIE। ये वेइंग मशीन क्या करती है, आपका वेट नहीं बताती है, ये आपको बताती है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अपर सरफेस। वेइंग मशीन टेल्स अबाउट द फोर्स exerted by an object on its upper surface। तो वेइंग मशीन का रोल ये है। अब इसकी मैं आपको फोर्स की इक्वेशन बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज अब आपको आनी चाहिए, है ना। मैं आपको बस रिवाइज करवाऊंगा, ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स नेक्स्ट है हमारा। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग की वजह से फोर्स कितना आता है? ये आता है हमारा माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पे के क्या है? हियर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और x इज deformation in spring with respect to natural length। अब यहीं से एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि k इंटू एक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो स्प्रिंग प्रॉपर्टी एक लिख लो आप, स्प्रिंग प्रॉपर्टी k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एल क्या है? नेचुरल लेंथ। अब यहाँ से हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं कि जब हम स्प्रिंग को कट करें, अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं 6, if we cut spring in the ratio of m ratio n, तो अब k इंटू एल तो क्या है? कांस्टेंट है। तो m की टर्म्स में l कितना आ जाएगा? m अपॉन m प्लस n, मतलब m की टर्म्स में, यानी L1 जो है हमारा ये आ जाएगा हमारा इतना, और L2 जो है हमारा वो आ जाएगा n इंटू एम प्लस एन इंटू एल। और यहाँ से एक चीज हमको पता है कि के एल इज इक्वल टू k1 L1 इज इक्वल टू k2 L2। यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो k1 अपॉन k2 ये क्या आ जाएगा? ml अपॉन m प्लस n और nl अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से क्या आ गया? k1 रेशियो अपॉन k2, इसका रेशियो क्या आ गया? m:n। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे अगली चीज पढ़ते हैं हम, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो ये था हमारा 6 पॉइंट, ये हमारा 7 पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो 1/k इक्विवेलेंट, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे जितनी भी सीरीज में कनेक्टेड होगी स्प्रिंग उनका क्या हो जाएगा? के इक्विवेलेंट कैसा आएगा? जो रजिस्टर वाले केस में पैरेलल वाला केस होता था, यहाँ पे सीरीज वाला केस है। k1 k2 k3 स्प्रिंग है ना। अब 8th पॉइंट हमारा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो पैरेलल में क्या होता है कि इक्विवेलेंट जो होता है, जो रजिस्टर का सीरीज में होता है, वो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस सो on। यानी एक ब्लॉक को अगर आपने 3 स्प्रिंग से बांध दिया है पैरेलल में,
तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उनको ऐड करना, K1 K2 और K3। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो हमारा 9th पॉइंट है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या देता है, स्प्रिंग बैलेंस भी वेट नहीं बताता आपको, ये क्या बताता है, इट मेजर्स इट मेजर द फोर्स exerted by object on the hook. It measures the force exerted by an object on hook. स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह से दिखता है। क्या आपने देखा हो कभी, आजकल तो सब डिजिटल आ गई है मशीन है, आपने देखा हो एक इस तरह का हुक होता है और यहाँ पे सामान को टांगा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्पेशल केस की। स्पेशल तो क्या है, मतलब याद रख सकते हो आप, 10th। अगर आपके पास कोई पुलिस सिस्टम हो, है ना, पुलिस सिस्टम, तो अगर ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो ये वी ए से नीचे कहीं मूव कर रहा है और ये वी बी से मूव कर रहा है, वी पी। वी पी में हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि वी पी, और यहाँ पे भी एक कोई ब्लॉक मान लो, यहाँ पे भी एक ब्लॉक मान लो, तो हम वीपी में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं कि वीपी इज इक्वल टू वी वन या फिर वी ए प्लस वी बी बाय टू। अब ये वेलोसिटी अगर ऊपर होगी तो ये साइन के साथ पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ पी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय टू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, एक और केस, जब जब इस तरह से एक पुली हो, ये आम लग रहा है मेरे को, ये पुली है, इस पे एक ब्लॉक है मास m1 का और दूसरा ब्लॉक है मास m2 का। ये हमारा पॉइंट है 11। अब इसमें हमको दो चीज फाइंड करनी है, एक तो एक्सेलरेशन और एक हमको फाइंड करनी है टेंशन। तो हम पहले इक्वेशन में आपको डिराइव करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टी, सॉरी m1g, और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m2g। इस ब्लॉक का एफपीडी बना रहे, और यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी और यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी, तो दो इक्वेशन बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि m2 जो है बड़ा है m1 से, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, और t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो m2 माइनस m1 इंटू जी, ये क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2a। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे सॉल्व करके, उसमें पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो या फिर इसमें डाल देते हैं, तो t इज इक्वल टू m1 जी प्लस m1 m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 जी। m1 कॉमन ले लिया हमने,
और ये फर्दर सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2m1 m2g अपॉन m1 + m। ठीक है, बोलो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये अगर रखना चाहो तो, और एक ये, बाकी आप डिराइव करके भी निकाल ही सकते हो, हमने जैसे निकाला। चलो अगली बात करते हैं हम, वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, तो वेज कंस्ट्रेंट क्या देता है हमको, वेज कंस्ट्रेंट हमको बताता है कि कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल। यानी यानी जैसे एक डायग्राम देखें हम, तो एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर आपको फाइंड करना है, ये अगर V1 से जा रहा है इधर, और ये V2 से इधर जा रहा है, और ये V3 से मान लेते हैं इधर जा रहा है, तो हम यहाँ से वेज कंस्ट्रेंट से क्या लिख सकते हैं, V3 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा, क्या होगा यहाँ पे, जैसे। तो क्या बात हुई कि वेज कंस्ट्रेंट की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटीज है वो सेम होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूं द वेलोसिटीज perpendicular to plane of contact must be equal if there is no deformation in body। ये हमने किसकी वजह से लिखा है, बाय वेज, बाय वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 13 फोर्सेस, या फिर हम ऐसा कहें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर a system, for a system। तो सिस्टम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एफ एक्सटर्नल जो होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस m4 a4। फिर आगे चल के हम इसी को डिराइव करते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो m1 a1 m2 a2 m3 a3 इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 कॉमा m2 कॉमा m3 क्या है, यहाँ पे आर द masses of objects in a system। और यहाँ पे a1 कॉमा a2 कॉमा a3 क्या है, आर द एक्सेलरेशन of objects in the system। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखने वाली है, एफ एक्सटर्नल m1 a1 प्लस m2 m, ऐसे करते करते सो ऑन। लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर की लास्ट चीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे एफ रियल प्लस एफ सूडो,
सूडो फोर्स की बात होने वाली है अब यहाँ पे। एफ सूडो ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इन रियल एंड फोर्स इन सूडो। तो अब रियल फोर्स जब एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कौन सी फ्रेम में, कौन सी फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में। जब हम इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखो पहले तो मैं आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बताता हूँ। इनर्शियल फ्रेम वो होती है, आर द फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है मूविंग विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स कहाँ पे काम आता है, सूडो फोर्स काम आता है इनर्शियल फ्रेम्स। यानी एफ सूडो जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ रियल फोर्स। कहाँ पे, इन इनर्शियल फ्रेम। यही था हमारा चैप्टर का एंड। और हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि हम जैसे इनर्शियल फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं और उस पर जो फोर्स लग रहा होता है हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा के उसको इजी बना देते हैं क्वेश्चन को। सूडो सूडो, ठीक है। चलो तो इस चैप्टर में इतना ही। अब आगे चैप्टर देखते हैं हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है काइनेटिक और दूसरा होता है स्टैटिक। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या ग्राफ होता है, वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। तो हम लिख लेते हैं इसको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। फर्स्ट इज स्टैटिक and second is kinetic। तो स्टैटिक और काइनेटिक में क्या डिफरेंस होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये कब एक्ट करता है, जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। यानी जब एक ब्लॉक हो या एक मास हो, वो मूव कर रहा हो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, या एक्सेलरेशन में भी अगर मूव कर रहा हो तो एफ और ये वी, है ना। तो जब यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो यहाँ पे लगेगा एफ काइनेटिक। और एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक की म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल क्या होता है ये आपको सबको पता ही है, ठीक है। थर्ड है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। थर्ड क्या है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब वर्क करता है, जब देयर इज टेंडेंसी टू मूव बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी जहां पे टेंडेंसी है मूव करने की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ लिमिटिंग। और एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। और ये जो है वेरी कर सकता है, मतलब अगर इस पे अगर फोर्स लगाएं, हम एक ब्लॉक है जिसका हमारे पास एफ लिमिटिंग है कुछ, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो अब अपन अगर फोर्स लगाएंगे, है ना, ये एफ काइनेटिक है। अब एफ काइनेटिक को क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। कहां तक, एफ काइनेटिक को हम इंक्रीज कर रहे हैं और इसका एफ लिमिटिंग हमारे पास डिफाइन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास है एक्स। अब जब इंक्रीज करते हैं जब तक ये एक्स से है तब तक तो ये मूव नहीं करेगा। और ये जैसे ही थोड़ा सा एक्स से ज्यादा हो जाएगा, यानी फोर्स जो है एफ काइनेटिक से ज्यादा हो जाएगा, एफ स्टैटिक से ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
एफ स्टैटिक की जो लिमिटिंग वैल्यू है, देखो एफ फोर्स को जब तक एफ लिमिटिंग तक इंक्रीज कर रहा है तब तक तो इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, पर जैसे ही ये एफ स्टैटिक फोर्स मतलब इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है यानी एफ जो है ये इंक्रीज हो रहा है ना, कहां तक, जब तक एक्स तक है तब तक तो ये नो मोशन आएगा, और एफ जैसे ही ज्यादा हो जाएगा किससे, एक्स से, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जब ग्राफ भी बनाते हैं तो एक क्या आता है, एक किंक आता है, यानी जब जब स्टैटिक से मूव करता है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है इसके ऊपर, तो पहले ये लीनियर ग्राफ देता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, फिर इसके बाद एक ये थोड़ा सा इसमें बैंड आता है और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है क्या, बिल्कुल काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है जब देयर इज मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो पूरे मोशन में सेम होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, फिर टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना क्वेश्चन वाली सीरीज में देखना। अब हम बढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी पे। तो वर्क पावर और एनर्जी, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि वर्क एनर्जी और पावर, सबसे पहले हम वर्क पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी, उसके बाद डील करेंगे पावर से। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स डॉट डीएस को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है वर्क। तो आइए देखते हैं वर्क को, वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। फर्स्ट है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसको हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम सिंपली लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, स्केलर। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, वर्क इज स्केलर। आप बोलोगे ये वेक्टर है ये वेक्टर, अरे तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना। ठीक है, चलो सेकंड चीज है हमारी वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। तो देखो वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ या जो भी फोर्सेस है उसका सिग्मा करेंगे तो F1 प्लस F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, है ना, ऐसे सारे वेक्टर आ जाएंगे, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर, है ना। अब वर्क क्या होता है, सिग्मा एफ डॉट एस, यानी वर्क जो होगा ये कैसे लिखा हुआ है, F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस प्लस F3 डॉट एस प्लस F4 डॉट एस, ऐसे ही सो ऑन। और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, देखो हमने कुछ भी डिराइव नहीं किया है, सिग्मा फोर्स से सबका फोर्स निकाल के एस कर दो, ये पहला मेथड हो गया, या फिर सबका छोटा छोटा फोर्स ऐड कर दो, या सबका वर्क ही ऐड कर दो, तो वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिलेशन है अपने पास वर्क डन बाय थर्ड, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होगा, वर्क हो जाएगा हमारा एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, और ये किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू के। तो हमारे पास वर्क जो आएगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डॉट डी एस। चलो अब ये बात हो गई हमारी वर्क की, अब हम रिलेशन बैठाते हैं किसमें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि रिलेशन बिटवीन
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m के, ठीक है। तो और p क्या होता है हमारा, p होता है एम वी। अब आप देखो डिराइव करो, एम वी को इसमें डालो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इधर डालो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, एम वी इज इक्वल टू 2m हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, और के ई का होल स्क्वायर, हो गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। चलो अब आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, और ये क्या नेगेटिव साइन के साथ, और ये क्या होता है यू आई यू एफ, दैट इज, ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन R1 से R2, और ये सॉल्व होके क्या आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क। यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, U जो होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ R1 से R2 F डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस वर्क। अब आगे बात करते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक रिलेशन बहुत पॉपुलर है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर, यही एक रिलेशन है। इसके आगे है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन अ सिस्टम, sum of all forces, sum of all work in a system is equal to change in kinetic energy। यानी वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क बाय सूडो फोर्सेस, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी बहुत पावरफुल थ्योरम है। अब आप कहोगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो फिर से वही बात है, ये खाली रिवीजन लेक्चर है। आपको अगर सॉल्व करना देखना है या सीखना है तो आप कहाँ पे देखोगे, क्वेश्चंस वाले पार्ट में या लेक्चर वाले पार्ट में। पूरी सीरीज बनी हुई है वर्क पावर एनर्जी की, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर्स प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जाके देख सकते हो। अब एक हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अगला हमारा है मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हम इसको क्या डिराइव करने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हुआ। तो वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क बाय सूडो फोर्सेस, ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बोलोगे नेगेटिव, अरे तो वो पहले ही चेंज है ना, नेगेटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले ही चेंज है। अगर चेंज है ना, डिफरेंस है किसी का, तो डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा कि वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस, ये होता है डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, या फिर इसको डेल्टा चेंज इन टोटल एनर्जी भी कहते हैं। अब यहां से एक स्पेशल केस आता है, इफ या फिर इन इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द टोटल एनर्जी is conserved, that is u initial minus u final is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial, या फिर kinetic energy initial plus potential energy initial is equal to kinetic energy final minus plus potential energy final। ये है हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में जो है एनर्जी भी खत्म हो गया है, अब हम बात करते हैं पावर की। चलिए तो देखते हैं हम पावर। 9th है हमारा एवरेज पावर। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद लेक्चर एंड होने वाला है, ठीक है। तो द एवरेज पावर, या हम कहें द एवरेज पावर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P और P एवरेज से, डिलीवर्ड बाय एन एजेंट is represented as power is equal to P average is equal to work upon time taken, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम पावर इज इक्वल टू F डॉट डी एस अपॉन डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट करके ऐसा लिख सकते हैं कि F डॉट डी एस बाय डी टी। ये हो गया डी टी टाइम के लिए, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वर्क अपॉन टी। और अगर हम इसको ऐसा लिखें तो ये हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्योंकि ds बाई डी टी क्या होता है, ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। dx बाई डी टी, ds बाई डी टी एक ही चीज होती है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस सीरीज में ऐड करेंगे हम लेक्चर्स को। तो आज हमने किया मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और आप चाहते हो इस लेक्चर का पीपीटी, तो पीपीटी आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्यूआर भी दिया था, और लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।